हाय स्टूडेंट। आज हम लोग ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री है। चैप्टर है 6 एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का निष्कर्षण। ठीक है, उसके हम लोग 2 वीडियो कर चुके हैं। 2 वीडियो में हम 1 से लेकर के 25 ऑब्जेक्टिव हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं दोनों वीडियो में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 1 और पार्ट 2 में ठीक है, 125 तक हम लोग ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। आज जो हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं वो 26 से 50 तक इसमें कंप्लीट करेंगे हम लोग, यानी 3 वीडियो मिलाकर के 50 ऑब्जेक्टिव आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 26 नंबर जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो है हेमाटाइट से लोहा प्राप्त करने में चूना का उपयोग किस रूप में किया जाता है। ठीक है, जो हम चूना पत्थर का उपयोग करते हैं, चलिए इसमें छूट गया चूना पत्थर का उपयोग। किसका उपयोग? चूना पत्थर का उपयोग। तो पत्थर, चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? ठीक है, द्रावक के रूप में। द्रावक मतलब सॉल्वेंट। धातुमल के रूप में, अवकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में। ठीक है, किसके रूप में यहाँ पर किया जाता है? ठीक है, ये द्रावक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? द्रावक के रूप में किया जाता है। इसका आंसर जो होगा ये होगा द्रावक के रूप में। ठीक है, अब द्रावक के रूप में कैसे किया जाता है? देखिए, अब ये जो चूना पत्थर है पहले होता क्या है? चूना पत्थर, जिसको लाइमस्टोन बोला जाता है, इसका फॉर्मूला आता है CaCO3। यह है चूना पत्थर। और इस चूना पत्थर का काम क्या है? इस चूना पत्थर का काम है कि ये क्या करता है, आपको मिट्टी यानी सिलिका से मिल करके स्लेग बना देता है। ये चूना पत्थर का काम क्या है? ये चूना पत्थर तो CaCO3 काम क्या है? ये इसका काम है क्या? ये सिलिका से, सिलिका मतलब SiO2 से, सिलिका से मिलकर क्या बनाता है? स्लेग बना देता है। स्लेग बना देता है, इसका काम यही है सॉल्वेंट का। ठीक है, तो जब भी हम लोहा हेमेटाइट से लोहा को निकाल प्राप्त करते हैं तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका किसका होता है? ये चूना पत्थर का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसका काम क्या है? इसका उपयोग किस रूप में होता है? द्रावक के रूप में, सॉल्वेंट के रूप में होता है। तो चूना पत्थर का देखिए काम क्या है। अब इस सबसे पहले क्या करता है, जो चूना पत्थर है CaCO3 ये हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, ये गर्म हो करके आपको पहले कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और साथ में निकलता है CO2 निकलता है। ठीक है, अब ये फिर कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका, जो यहाँ पर ये सिलिका है, इससे मिल जाता है। तो SiO2 से मिल करके और ये किसका फॉर्मेशन कर देता है? ये फॉर्मेशन करता है CaSiO3। इसी को हम लोग सेलेक्ट कहते हैं। यहाँ सेलेक्ट बना देता है। ठीक है, तो सिलेक्ट का फॉर्मेशन कर देता है। तो देखिए यहाँ पे पूछ सकता है क्या कि चूना पत्थर लोहे के अयस्क में किस रूप में बदल जाता है? जैसे कैल्शियम, सिलिकॉन, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्साइड, ट्राई ऑक्साइड। तो ये स्लेग बना देता है। एक्चुअली क्या बनाता है? ये स्लेग बना देता है, जिसको कैल्शियम सिलिकेट कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कैल्शियम सिलिकेट भी कहते हैं। कैल्शियम सिलिकेट भी कहा जाता है इसको। ठीक है, ये इसका काम है। ठीक है, हेमाटाइट के जो लोहे प्राप्त करते हैं हेमाटाइट से, तो उसमें चूना पत्थर का किस रूप में पाया जाता है? द्रावक के रूप में, सॉल्वेंट के रूप में होता है। और इसका काम क्या है? इसका काम यही है कि SiO2 से, सिलिका से मिल करके स्लेग बना देना। स्लेग किस रूप में मिलता है ये भी पूछा, स्लेग का रूप किस रूप में होता है? अगला अगर ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है तो स्लेग किस रूप में होता है? CaSiO3 के रूप में मिलता है। ठीक है, आगे है ऑब्जेक्टिव, इसके ऊपर भी है। ठीक है, अब 27 नंबर है एल्यूमिनो थर्मिक, यानी एल्यूमिनो थर्मिक लिखा है चाहे एल्यूमिनियो थर्मिक लिखा है, दोनों एक ही चीज है। एल्यूमिनो थर्मिक विधि से एल्युमिनियम कार्य करता है। कांच लिखा गया यहाँ पर, एल्युमिनियम कार्य करता है। कार्य, ठीक है, कार्य होता है, कार्य करता है। एल्युमिनियम कार्य करता है। अब किसका, देखिए एल्युमिनियम किसका कार्य करता है, अब कैसे कार्य करता है ये जानना जरूरी है।
तो ठीक है, इसमें तो क्या है उत्प्रेरक का, किसका, उत्प्रेरक का, ऑक्सीकारक का, अवकारक का और द्रावक का। द्रावक वही बोला था सॉल्वेंट, क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। देखिए इसमें ऑप्शन आपका नंबर सी का, अवकारक का, किसका काम करता है, जो आंसर होगा वो सी होगा, अवकारक काम करता है, ठीक है, ये अवकारक का। तो एल्यूमिनोथर्मिक विधि में एल्युमिनियम किसका कार्य करता है, अवकारक काम। अवकारक मतलब रिडक्शन, क्या होता है, ये रिडक्शन का काम करता है, ठीक है। तो एल्यूमिनोथर्मिक विधि, एल्यूमिनोथर्मिक विधि होता पहले क्या है कि ये क्या करता है कि जिस मेटल से मेल्टिंग पॉइंट, जिस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है उसका ये क्या कर देता है, उसका रिडक्शन करवा देता है। उसकी तरह क्या करता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। उसके लिए एल्युमिनियम लिया जाता है, मतलब जिस मेटल का, अगर बोलते हैं कि जिस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई हो, क्या हो, हाई हो, वहां पर हम एल्युमिनियम को लेते हैं किसकी तरह काम करने के लिए, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। क्यों कि अगर मान लीजिए किसी मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई है, तो हाई है तो उस मेल्टिंग पॉइंट को, हाई पर हम काम नहीं कर सकते हैं, उसकी मेल्टिंग पॉइंट को कम करना पड़ेगा। तो एल्युमिनियम हम जब लेते हैं तो उसको मेल्टिंग पॉइंट को ये क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि उसके हम लोग जिस मेटल का अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई है उसका हम लोग एल्युमिनियम से क्या करते हैं, उसका रिडक्शन करवाते हैं ताकि क्या हो, कम ताप पर ही, कम टेम्परेचर पर ये मेल्ट हो जाए और हमें क्या मिल जाए, धातु प्राप्त हो जाए। तो वो कौन कौन सा धातु है जिसको हम करते हैं, जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, वो कौन कौन से ऐसे धातु हैं, जैसे क्या है क्रोमियम, क्रोमियम का 1900 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है, ठीक। उसके बाद है मैग्नीज, इसका होता है 1244 डिग्री सेल्सियस, ठीक। उसके बाद रहता है एफी 1500, ये लगभग होता है 35 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इन मेटल का जो है वो मेल्टिंग पॉइंट हाई है। अब इनका अगर रिडक्शन करवाना है, हमें धातु करना है, तो एल्यूमिनोथर्मिक विधि हम ले लेते हैं। तो एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, इसके टेम्परेचर को क्या कर देगा, कम कर देगा, बस इसीलिए काम किया जाता है। जैसे मान लीजिए क्रोमियम का हमने ऑक्साइड ले लिया Cr2O3, इसको हमने एल्यूमिनियम से रिएक्शन करवा दिया, एल्युमिनियम से क्या करा दिया, रिएक्शन करवा दिया, तो यहाँ पर एल्युमिनियम मिलके Al2O3 बन जाएगा, ये तो पता ही है, ठीक है। यहाँ पर क्रोमियम मिल जाएगा हमको, 2 क्रोमियम इधर में, एल्युमिनियम इधर कितना हो जाएगा, 2 बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्रोमियम को लिया, एल्युमिनियम से हमने क्या कर दिया, इसका रिएक्शन करवा दिया था, रिडक्शन करवा दिया इसने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ दिया, रिएक्शन हो गया और यहाँ क्रोमियम को बाहर कर दिया, तो ये मेटल हमको प्राप्त हो गया, क्रोमियम मेटल हमको प्राप्त हो गया, ठीक। उसी तरह अगर Mn को देखा जाए, इसने Mn क्या होता है, Mn3O4, ये क्या करता है कि एल्युमिनियम से रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके Al2O3 बनाता है, सब Al2O3 बनाएगा, ऑक्सीजन को अपने जोड़ लेगा और यहाँ पर Mn प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ 9 दे देते हैं, बैलेंस हो जाता है, इधर 4 और यहाँ पर R, इधर 3, तो बैलेंस हो गया। तो Mn ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड से भी हम क्या किया, एल्युमिनियम रिएक्शन कराया, तो एल्युमिनियम ने क्या किया, इस ऑक्सीजन से अपने साथ जोड़ लिया और Mn यहाँ पर बाहर हो गया, यानी मेटल हमको ये प्राप्त हो गया। तो जिस मेटल का अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो हम एल्युमिनियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, उसी को एल्यूमिनोथर्मिक विधि करते हैं। तीसरा देखिए अब Fe का भी हम ले लें, Fe2O3, ठीक, इसको भी हमने एल्युमिनियम से रिएक्शन करवा देते हैं, तो यहाँ भी Al2O3 ही बनेगा और साथ में क्या निकलेगा, Fe निकलेगा, इधर 2 दे देते हैं, बराबर हो जाएगा और इधर 2 एल्युमिनियम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये विधि हो गया। तो जिस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई हो उसे हम एल्युमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हैं। 27 हो गया, अब देखते हैं 28 नंबर, ठीक है। अब 28 की बारी है, ठीक है। कह रहा है कि एव धातु का निष्कर्षण किया जाता है, तो एव धातु का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है, तो यहाँ पर कहता है विद्युत विच्छेदन विधि, आद्र विधि, हाइड्रोजन अवकरण और इनमें से कोई नहीं, यानी आद्र विधि द्वारा। आंसर क्या होगा इसका, आंसर बी होगा, आद्र विधि द्वारा क्या होता है, एव का निष्कर्षण होता है, याद रखिएगा। कॉपर पैराइड का सूत्र है, ठीक है। तो कॉपर पैराइड का सूत्र है, इसमें का आंसर हो जाएगा CuFeS2, जैसे याद रखिए कॉपर पैराइड का सूत्र क्या है, CuFeS2, ये कॉपर पैराइड का सूत्र है, ठीक है। इस कॉपर पैराइड को, जैसे कॉपर पैराइड को हम इंग्लिश में चैल्को यानी कैल्को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैल्को पाइराइट भी बोला जाता है, याद रखिए। कॉपर पैराइड को कैल्को पैराइट दूसरा नाम है इसका, तो कहीं कहीं कैल्को पैराइट भी देता है, तो भी क्या है ये CuFeS2 ही नाम,
ठीक है, हो गया। अब 30 नंबर तरह की निम्न में कौन सा कथन सही है? ठीक है, सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी खनिज अयस्क होते हैं, सभी क्षार भस्म नहीं है, इसमें से कोई नहीं। तो ये पहला ए ऑप्शन सही है यहाँ पर, कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं। ऐसा क्यों बोला खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं? ठीक, क्योंकि ये अयस्क कहाँ से निकला? खनिज से निकला हुआ है। खनिज से जो अयस्क मिला हमको, ये कहाँ से मिला है? ये खनिज से मिला है, खनिज से अयस्क मिला है। तो खनिज लेके आते हैं, उसमें से अयस्क मिलता है, इसीलिए क्या कह रहा है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं। लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते, ऐसा नहीं कि सभी खनिज है वो अयस्क ही होंगे, नहीं, ये गलत है। जो हमें सस्ते में और सुगमता पूर्वक मिल जाए वही अयस्क कहलाता है। ठीक है, यस का ऑप्शन क्या हो जाएगा? कि सभी अयस्क खनिज होते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है SiO2 है। ठीक है, एक स्लैग है, अयस्क है, फ्लक्स है, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये फ्लक्स है, क्या है? फ्लक्स है, सी नंबर ऑप्शन, फ्लक्स है। इसका आंसर क्या है? फ्लक्स है। SiO2 क्या है? एक फ्लक्स है ये। ठीक है, तो देखिए फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है तो थोड़ा सा समझिए कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए बाहरी पदार्थ जो मिलाया जाता है उसके क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। यानी आपका अयस्क है, अयस्क में क्या होगा? अशुद्धि होगा, अयस्क में अशुद्धि होगा। इस अशुद्धि को दूर करने के लिए, इस अशुद्धि को दूर करने के लिए हम बाहर से जो पदार्थ मिलाते हैं, जो पदार्थ मिलाते हैं, बाहर से जो पदार्थ मिलाते हैं, इसी पदार्थ को हम क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। इसी पदार्थ को हम फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो अब फ्लक्स में भी और भी आ जाता है। फ्लक्स में जैसे आपका तो एक दे दिया, कौन सा? SiO2। एक फ्लक्स और भी हो सकता है, कौन सा? कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी फ्लक्स ही है। तो यहाँ पर अगर SCaO भी आए तो भी क्या किएगा? फ्लक्स ही होगा वो। ठीक है, और भी फ्लक्स होता है, लेकिन आपको इतना याद रखिएगा। ठीक है, यही सवाल आपका है। ठीक है, तो ये आपका 31 नंबर कंप्लीट हो गया। फिर चलते हैं आगे तरफ 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चन है, लोहे का शुद्धतम रूप है, मतलब शुद्ध जो रूप है, शुद्ध रूप और लोहे का कौन सा होता है? तो आपका ये ऑप्शन इसमें आंसर हो जाएगा, कौन सा नंबर? सी नंबर, WROUGST, रफ आयरन। ठीक, ये शुद्धतम रूप होता है। ठीक, लोहे का जो शुद्धतम होता है ये होता है। इसको हम लोग पिटवा लोहा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? पिटवा लोहा, पिटवा लोहा भी इसको कहा जाता है। तो ये लोहे का शुद्धतम रूप होता है। इसमें इसमें जो इसलिए बोला गया, इसमें जो कार्बन का परसेंटेज होता है, जो कार्बन परसेंटेज होता है वो होता है 0.12 से 0.25% तक होता है कार्बन परसेंटेज। मैंने इसमें क्या होता है? कार्बन की मात्रा सबसे कम होता है, इसमें कार्बन की मात्रा जो होता है वो क्या होता है? सबसे कम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ये पिग आयरन है, जिसको कच्चा लोहा कहा जाता है, कच्चा लोहा कहा जाता है। ठीक, अब इस कच्चे लोहे में क्या हो जाता है? कार्बन इसमें बहुत हाई होता है, इसमें कार्बन कम होता है, 3.5 से लेकर के 4.5% होता है। इतना ज़्यादा कार्बन होता है कि इसको, इसमें वेल्डिंग भी काम नहीं करता। अगर इसको वेल्ड किया जाए, इस लोहे को वेल्डिंग कराया जाए तो वेल्डिंग काम नहीं करेगा इसके ऊपर, ये ब्रिटल होता है, टूट जाएगा ये, भंगूर। तब क्या होता है? ये तरह से हम भंगूर कर सकते हैं, वेल्डिंग भी इसमें काम नहीं करता है। ठीक है, तो ब्रिटल होता है ये। कैसा होता है ये? ब्रिटल होता है, यानी भंगूर होता है, इसमें काम नहीं करता, इसमें वेल्डिंग भी काम नहीं करता है, वेल्डिंग भी नहीं होगा। इसको अगर वेल्डिंग कराया जाए तो वेल्डिंग काम नहीं करेगा। ये तो कार्बन परसेंटेज हाई होता है। तो आपका जो सबसे शुद्धतम रूप लोहे का होता है वो रॉड आयरन होता है, इसे पिटवा लोहा कहते हैं हिंदी में। और इसमें कार्बन 0.12 से 0.25% होता है, यानी सबसे कम जो होता है इसी में होता है, सबसे कम कार्बन परसेंटेज, कार्बन का परसेंटेज सबसे कम होता है, कार्बन का प्रतिशत सबसे कम होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इस शुद्ध रूप होता है लोहे का। ठीक है, अगला चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। जिंक ब्लेंड से जिंक का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक से किया जाता है, वर्जन का रिएक्शन से किया जाता है, कि वर्जन में किसी दूसरे मेटल के साथ रिएक्शन से किया जाता है, कि वर्जन में स्वयं रिएक्शन हो जाता है?
किस विधि से किया जाता है? ठीक, इसका ऑप्शन है रोस्टिंग में कार्बन के साथ रिडक्शन किया जाता है, बी नंबर, ये सी नंबर। ठीक है, इसमें रोस्टिंग यानी वर्जन के साथ रिडक्शन, बी नंबर ऑप्शन क्या होगा? इसका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, वर्जन के साथ रिडक्शन अवकरण, वर्जन के साथ रिडक्शन किया जाता है इसका। इसका बी ऑप्शन सही होगा, वर्जन में कार्बन के साथ रिडक्शन होता है। वर्जन के साथ रिडक्शन नहीं, वर्जन में ऑप्शन यहाँ पर कुछ गलत दिया हुआ है। ठीक है, वर्जन में कार्बन के साथ रिडक्शन, वर्जन में कार्बन के साथ रिडक्शन यहाँ आएगा। ठीक है, वर्जन में सही कर लीजिएगा इसको, वर्जन में कार्बन के साथ रिडक्शन, वर्जन में कार्बन के साथ रिडक्शन, तो वर्जन में कार्बन के साथ रिडक्शन। तो जिंक ब्लेंड से जिंक का निष्कर्षण किस पर किया जाता है? तो वर्जन में हम क्या लेते हैं? कार्बन लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कॉपर के निष्कर्षण में स्मेल्टिंग प्रोसेस के समय स्लग नहीं, स्लैग क्या होता है? स्लैग, हिंदी मिस्टेक हो गई इसमें, स्लैग किस रूप में बनता है? देखिए आगे क्वेश्चन है, कॉपर के निष्कर्षण में स्मेल्टिंग प्रोसेस के समय स्लैग किस रूप में बनता है? ठीक है, अभी ये पीछे बताया था मैंने, FeSiO3 के रूप में बनता है। ठीक है, तो वहां भी एक चीज था, तो जो आपका ये कॉपर का निष्कर्षण स्मेल्टिंग प्रोसेस होता है, उसको इसमें क्या होता है? इसमें कहते हैं बेसमीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेसमीकरण अभिक्रिया, बेसमीकरण अभिक्रिया, बेसेमराइजेशन रिएक्शन होता है इसमें। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि Cu2S कॉपर लेते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा देते हैं, तो क्या बनता है? Cu2O और प्लस साथ में SO2 और गैस बन के ऊपर निकल जाता है। फिर ये Cu2O किससे रिएक्शन करता है? इसमें आपका Cu2S से रिएक्शन करता है और यहाँ से कॉपर बाहर निकल जाता है, SO2 बन जाता है। ठीक है, तो इसको सेल्फ रिडक्शन होता है। कहाँ सा होता है ये? सेल्फ रिडक्शन होता है यहाँ पर, इस सेल्फ रिडक्शन होता है। ठीक, अब इसके में जो और भी होता है, FeS भी होता है, जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके यहाँ पर FeO बन जाता है और साथ में SO2 गैस बनता है। ठीक है, फिर ये FeO प्लस SiO2 यहाँ से रिएक्शन करता है और FeSiO3 बना लेता है, यही स्लैग है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ FiO3 इस स्लैग जो बन गया, यहाँ पर स्लैग बन गया। ठीक है, इस सेल्फ रिएक्शन होता है और साथ में ये मौजूद होता है, उसके बाद क्या करता है? FeS ऑक्सीजन से रिएक्शन FeO बनता है और फिर FeO और यहाँ पर सिलिका होता है, ये डाला जाता है स्लैग बनाने के लिए, तो इसमें साथ में ये FeSiO3 स्लैग बन जाता है। ये रिएक्शन होता है यहाँ पर। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, हमने कहाँ पे कंप्लीट कर लिया? 31 तक। 32 नंबर क्वेश्चन ना, कितना नंबर हो कर लिया हमने? क्वेश्चन कर लिए 34 क्वेश्चन कर लिए हमने 32 में। ठीक है, इस 34 क्वेश्चन के बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, अयस्कों से गेंग को बाहर निकालने के लिए प्रयुक्त पदार्थ को कहते हैं। जो अयस्क से क्या कर दे? गेंग को बाहर निकाल दे, वो कौन सा पदार्थ होता है? ठीक है, तो अभी हमने पीछे बताया था, ये फ्लेक्सी होता है, सी नंबर ऑप्शन क्या होगा? फ्लक्स। अब ये फ्लक्स ही होता है जो क्या करता है कि अयस्क से गेंग को बाहर निकाल देता है। ठीक है, ये ऑप्शन ये सही है। तो 36 नंबर, गेंग और फ्लक्स आपस में मिलकर बनाते हैं, धातुमल, खनिज, अयस्क क्या बनाते हैं? दोनों आपस में, ठीक, गेंग और फ्लक्स आपस में मिल करके क्या बनाते हैं? ठीक है, तो आपको अभी तो बताया क्या बनाते हैं? स्लैग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्लैग बनाएंगे। गेंग और फ्लक्स आपस में मिल करके क्या बनाते हैं? स्लैग। ये स्लैग है, धातुमल बनाते हैं, स्लैग बनाते हैं। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये नंबर, धातुमल। क्या होगा? धातुमल। तो कभी भी याद रखिए, गेंग जब मिलेगा, गेंग और प्लस फ्लक्स दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? धातुमल बन जाएगा। धातुमल यानी क्या बन जाएगा? स्लैग बन जाएगा।
ठीक है, तो अयस्क में हम क्या करते हैं, वही तो मिलाते हैं धातु मल बनाने के, सिलिक बनाने के लिए। ठीक है, तो ये आपका 36 नंबर क्वेश्चन है। 37वां क्वेश्चन है SiO2 है, तो SiO2 क्या है, एक अम्लीय फ्लक्स है। क्या है ये, अम्लीय फ्लक्स है। ये नंबर अम्लीय, सॉरी अम्लीय फ्लक्स है। ठीक, 37वां क्वेश्चन, निम्न में कौन एल्युमिनियम तथा Na का अयस्क है। एल्युमिनियम तथा Na माने दोनों का अयस्क, एल्युमिनियम का भी अयस्क हो और Na का भी अयस्क हो। कौन है इसमें से जो एल्युमिनियम और Na दोनों का अयस्क है। क्रायोलाइट जो है वो क्या होता है, दोनों का अयस्क होता है। अयस्क वाला जो बताया था सबसे पहले, वो उसमें पहले वीडियो में ही बताया हुआ है। ये नंबर क्रायोलाइट। ठीक है, क्रायोलाइट का होता है, दोनों का अयस्क होता है। ठीक है, क्रायोलाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2Al(F6), ये होता है क्रायोलाइट। ठीक है, तो देखिए सोडियम भी है इसमें और एल्युमिनियम भी। तो सोडियम एल्युमिनियम दोनों का अयस्क कौन है, क्रायोलाइट। कॉमन अयस्क है इसका, तो दोनों में पाया जाता है। अगला हो कि वायु की अनुपस्थिति में होने वाली प्रक्रिया है निस्तापन। तो वायु की अनुपस्थिति में क्या करते हैं, गलत ताप से कम ताप पर गर्म करना क्या कहलाता है, निस्तापन कहलाता है। अयस्क को उसके गलत ताप से कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में, वायु नहीं होना चाहिए वहां पर, और जब गर्म करेंगे तो निस्तापन कहलाएगा। वायु होगा जब गर्म करेंगे तो क्या कहलाएगा, भर्जन कहलाएगा, याद रखिए। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, निस्तापन। इसका आंसर कौन सा होगा, निस्तापन। रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिए इसका, वायु की अनुपस्थिति में, वायु नहीं होगा तो निस्तापन, और वायु होगा तो क्या कहलाएगा, भर्जन। अगर यही कहता कि वायु की उपस्थिति में होने वाली प्रक्रिया है तो भर्जन हो जाएगा, और वायु की अनुपस्थिति में होने वाली प्रक्रिया है तो क्या हो जाएगा, निस्तापन हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग 38 क्वेश्चन कर लिए। तो चलते हैं क्या, अब 38 में कितना क्वेश्चन कर लिया हमने, 39 क्वेश्चन हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन है, किस विधि में कोक प्रयुक्त होता है। वो कौन सा विधि है जिसमें कोक प्रयुक्त होता है, तो ये परगलन विधि है, जिसमें स्मेल्टिंग कहते हैं इसको। सी नंबर परगलन विधि में, तो परगलन विधि में कोक ही प्रयुक्त होता है। ये पीछे भी शायद था, स्मेल्टिंग जिसको बोलते हैं। ये हो गया 40 नंबर क्वेश्चन। एल्यूमिनो तापीय अवकरण की खोज किसने की थी, गोल्डस्मिथ ने की थी। सी नंबर गोल्डस्मिथ, गोल्डस्मिथ ने की थी। फोटोग्राफी फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है, होता है छूट गया, किसका आवश्यक घटक होता है, सिल्वर नाइट्रेट का। किसका होता है, सिल्वर नाइट्रेट ना, क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट ही होता है। सिल्वर नाइट्रेट ना, सिल्वर ब्रोमाइड होता है। ये ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर सिल्वर ब्रोमाइड होता है। सी नंबर ऑप्शन होगा, सिल्वर ब्रोमाइड होता है। सिल्वर ब्रोमाइड होता है, AgBr क्या होता है, AgBr। ठीक है, तो फोटोग्राफी फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है, यानी ये आवश्यक घटक होता है। जब भी हमें फोटोग्राफी प्लेट हो तो उसमें AgBr होता है, आवश्यक घटक है, ये उसका एलिमेंट है। ठीक है, और ऑप्शन है 43 नंबर क्वेश्चन, K4FeCN6 है। ठीक है, जटिल यौगिक, डबल सॉल्ट है, अम्ल है, भस्म है। तो ये क्या है, जटिल सॉल्ट यौगिक है, जटिल यौगिक है। तो जटिल, जब भी आपको ये बड़ा ब्रैकेट मिल जाए तो जटिल यौगिक ही होगा वो। अब आगे इसमें जो चैप्टर है आप लोग का कॉम्प्लेक्स, उसमें आप लोग को ये मिलेगा। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब जटिल यौगिक। क्या होता है, जटिल यौगिक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन क्षारीय मृदा तत्व है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा मतलब क्या होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट है, अल्कलाइन अर्थ मेटल या तत्व।
ठीक है, इसको बोलते हैं क्षारीय मृदा तत्व, अल्कलाइन अर्थ मेटल या अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट। तो देखिए कार्बन, मैग्नीशियम, जिंक, लोहा। तो अब देखिए इसका आंसर मैं पहले आंसर नहीं लिखता, मैं बताता हूँ का कि जो ग्रुप टू का जो एलिमेंट होगा, ठीक है, ग्रुप टू का एलिमेंट वो क्या हो जाता है, वो अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, क्षारीय मृदा होता है। क्या होता है? क्षारीय मृदा धातु होता है, ये क्षारीय मृदा धातु। तो ग्रुप टू में कौन कौन सा आ जाता है? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, तो ये क्या होता था, ये 5 आपके, तो इसको सारे को ग्रुप टू को क्या बोलते हैं, इसमें इसको बोलते हैं क्षारीय मृदा। अब देखिए इसमें से कौन सा है, कार्बन तो है नहीं इसमें, मैग्नीशियम यहाँ पर है। देखिए तो आंसर का हो जाएगा बी, हो जाएगा इसका मैग्नीशियम, Mg हो जाएगा मैग्नीशियम, ये वाला ऑप्शन है। ठीक, अब यहीं पे एक और चीज बताता हूँ, ग्रुप 1 को बोलते हैं अल्कली मेटल। क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल बोलते हैं, मृदा क्षारीय धातु अल्कली मेटल बोलते हैं। तो इसमें आता है हलीना करे रब से फरियाद, हलीना करे रब से फरियाद। तो ये जो भी एलिमेंट इसमें रहेगा अल्कली मेटल बोलते हैं, इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका सवाल था जो इसमें हो गया था। और हमने कहाँ तक हमने कर लिया, क्वेश्चन हो गया 43। अब चलते हैं 43 होगा 44 की तरफ। ये हो गया 44 में है, मैग्नीशियम धातु के निष्कर्षण के लिए निम्न में कौन सा प्रक्रम प्रयुक्त है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऐसा प्रक्रम है जो क्या होता है, मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जलीय विलयन अपघटन होता है। क्या होता है? जलीय विलयन अपघटन, जलीय विलयन विद्युत अपघटन, जलीय विलयन विद्युत अपघटन, डी नंबर ऑप्शन सही है, जलीय विलयन विद्युत अपघटन, जलीय विलयन विद्युत या वैद्युत अपघटन। इस क्रिया प्रक्रम के द्वारा हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण करते हैं। तो मैग्नीशियम भी हो, एक और बताए थे यहाँ पर, या फिर सोडियम भी लिखा हो तो इसी से किया जाएगा। ठीक है, सोडियम हो या फिर मैग्नीशियम, दोनों का निष्कर्षण हम किससे करें, प्रयुक्त कौन सा है, जलीय विलयन विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। ओके, अब अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, निचालन द्वारा इसका किया जाता है क्या, सांद्रण किया जाता है। बी ऑप्शन क्या होता है, इसमें सांद्रण किया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें सही है, सांद्रण। अगला क्वेश्चन है साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त होता है। तो कौन सा, क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर और एल्यूमिनियम, कौन सा, सिल्वर प्राप्त होता है। ठीक है, और ऑप्शन है सी नंबर, क्या होता है, सिल्वर यानी Ag प्राप्त होता है, सिल्वर। ठीक है, तो साइनाइड विधि द्वारा क्या प्राप्त होता है, याद रखिए, साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त होता है, सिल्वर प्राप्त होता है। और लास्ट क्वेश्चन है अभी इस पार्ट 3 का, निम्न में कौन क्षारीय गालक नहीं है। ठीक है, क्षारीय गालक नहीं है, और कौन सा क्षारीय गालक नहीं है, SiO2, SiO2, बी नंबर। अब देखिए कैसे पता क्षारीय गालक नहीं है, ये देखिए, अब ये है यहाँ पर धातु, ये और ये भी धातु है, यहाँ भी ये धातु है। तो धातु क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। ज़्यादातर धातु कौन सा होते हैं, अम्लीय होते हैं। यहाँ पर कहा गया कि जो धातु होता है मेटल, वो अम्ल नहीं, क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय। तो जो भी धातु होते हैं, धातु कैसा होते हैं, ये धातु क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं, ये क्षारीय होते हैं। लेकिन देखिए अब यहाँ पर ये धातु है, तो करेगी निम्न क्षारीय गालक नहीं है, फ्लक्स नहीं है, तो क्षारीय कौन नहीं होगा, ये तो धातु है तो क्षारीय होगा, ये भी धातु क्षारीय होगा, ये भी धातु क्षारीय होगा। अब यही तो अधातु है, Si। ठीक है, तो सिलिकॉन यहाँ पर SI क्या है, अधातु है, तो यही क्या है, क्षारीय गालक नहीं है। क्योंकि जो अधातु होते हैं कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो धातु क्षारीय है, तो ये सब धातु है तो क्षारीय होगा। अब यहाँ पर क्षारीय नहीं कौन है, SiO2। तो इस तरह हम लोगों ने इसमें आपके पार्ट 3 में
पार्ट 3 में हमने अभी तक यहाँ 50 हमने ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं, खत्म कर दिए। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद।